सो आज हम लोग अभी जो डॉक्यूमेंटेशन का तीसरा पार्ट है उसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो 3 दिन के रिगार्डिंग है। सो हम लोग वो स्टार्ट करें कि भाई आज जो डॉक्यूमेंट सीखेंगे देखेंगे उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई पार्ट 1 में जो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट 1 था उसमें हमने क्या देखा था। पार्ट 1 में हमने देखा था कि जो डॉक्यूमेंट्स रूट्स के साथ जुड़े हुए हैं उनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। जैसे सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो हमने डिस्कस किया था वो था प्रोफॉर्मा इनवॉइस, ठीक है। उसके बाद हमने जो सेकंड डॉक्यूमेंट देखा था दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। सो उसका सिंपल सा डेफिनेशन क्या है कि ये सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट है और सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट बनता है, ठीक है। तो ये एक तरीके का आप ऑफर बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट मीन्स फाइनल कंफर्मेशन फ्रॉम दी बोथ दी साइड्स। उसके बाद तीसरा जो चीज़ था वो हमने देखा था दैट इज कमर्शियल इनवॉइस, ठीक है। इसको हम लोग डॉक्यूमेंट ऑफ कंटेंट भी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में कमर्शियल इनवॉइस सबसे ज़्यादा यूज होता है। बट मान लो कि किसी जगह पे कमर्शियल इनवॉइस नहीं चलता तो उस दौरान हम लोग कंज्यूमर इनवॉइस यूज करते हैं, ठीक है। अगर ये भी नहीं चलता तो हम कस्टम इनवॉइस यूज करते हैं। अगर मान लो कि कस्टम इनवॉइस भी नहीं चलता किसी जगह पे तब उस जगह पे यूज होगा लीगल इनवॉइस, ठीक है। तो ये हो गए इनवॉइसेस। सो टोटल हमने ये इनवॉइसेस देखे थे। उसके बाद जो चौथा डॉक्यूमेंट जो हमने देखा था वो था पैकिंग लिस्ट एंड पैकिंग नोट। तो ये क्या है कि डिटेल डिस्क्रिप्शंस ऑफ गुड्स, ठीक है, क्वांटिटी वाइज एज वेल एज उनका डिस्क्रिप्शन। एक होगा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट, इसको जनरल स्टेटमेंट बोल सकते हो, और एक होगा डिटेल में। उसके बाद पांचवा डॉक्यूमेंट जो हमने देखा था जो कहीं ना कहीं गुड्स के साथ जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ये दो तरीके की चीज है, एक होता है प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और दूसरा होता है नॉन प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और पार्टनर कंट्री के बीच में या इंडिया के पार्टनर कंट्री के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। अल्टीमेटली ये प्रूफ है कि आपका जो सामान है, जो आप सामान विदेश में बेच रहे हो, वो इंडिया में बना है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया प्रूफ, ठीक है। इसके बाद जो हमने सेकंड चीज देखी थी, सेकंड जो हमारा वीडियो था, जो हमारा लेक्चर था, तो उस पार्ट टू में हमने ऐसे डॉक्यूमेंट्स देखे थे जो कहीं ना कहीं शिपमेंट के साथ जुड़े थे, ठीक है। शिपमेंट के साथ मतलब मूवमेंट के साथ जुड़े थे, जहां पे गुड्स मूवमेंट होती है, गुड्स की मूवमेंट होती है। ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ पे हम लोग सारे डॉक्यूमेंट्स कहीं मूव नहीं हो रहे, ये हमारे फैक्ट्री प्रीमाइसिस से कहीं निकल नहीं रहे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम जो डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं ये डॉक्यूमेंट्स तब बनते हैं जब एक्चुअल में हमारी गुड्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो ये जो मूवमेंट स्टार्ट होता है उसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो हमने डिस्कस किया था, जो काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है पूरे ट्रेड डॉक्यूमेंट में, वो था शिपिंग बिल, ठीक है। तो शिपिंग बिल कौन इशू करता है? तो भाई शिपिंग बिल कस्टम वाले इशू करते हैं, ठीक है। और ये शिपिंग बिल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं परमिशन फॉर एक्सपोर्ट। क्या बोलते हैं हम इसको? परमिशन फॉर एक्सपोर्ट। क्योंकि इसके बिहाफ पे आपको दो चीजें इश्यू होंगी, एक होगा लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर और दूसरा मिलेगा लेट शिप ऑर्डर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी यहाँ समझने की कोशिश करो कि भाई ये जो शिपिंग बिल अगर इतना ही इंपॉर्टेंट है और कस्टम से मिलता है तो क्या लॉजिक क्या है, क्यों ये शिपिंग बिल इतना इम्पोर्टेंट और क्या वजह है जिसके चलते ये शिपिंग बिल इतना जरूरी है। तो देखो शिपिंग बिल में सबसे अहम चीज होती है उसका वैल्यूएशन। जो गुड्स का वैल्यूएशन होता है उसके बिहाफ पे, तो ये जो वैल्यूएशन यहाँ पे शिपिंग बिल में ये लोग मेंशन करते हैं कस्टम वाले, उसको फाइनल मान के चलते हैं। सो ऑलमोस्ट ऑल दी अदर जो इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होती हैं ये सारी चीजें शिपिंग बिल में लिखी हुई वैल्यू को फाइनल गिनते हैं। जनरली ये बनता 5 अलग अलग कॉपीज में। कितनी कॉपीज में बनता है? 5 कॉपीज में। और हर कॉपीज कोई ना कोई एक इंस्टीट्यूशन, कहीं कोई ना कोई एक जो प्लेयर होता है वो अपने पास रखता है। जैसे पहली कॉपी जिसको बोलते हैं वो होती है कस्टम कॉपी। पहली कॉपी मतलब फर्स्ट इज कस्टम कॉपी। दूसरी कॉपी में कौन आता है? तो भाई डीबी की कॉपी, ठीक है, ड्यूटी ड्रॉबैक कॉपी।
तीसरी कॉपी होती है इंसेंटिव्स अगर कोई मिलता है तो उसके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की कॉपी। चौथा जो है कि जिस प्रीमाइसिस पे आप सब लोग कर रहे हो जो ये कार्यवाही, सो एक पोर्ट ट्रस्ट की कॉपी बनेगी, ठीक है। और बाद में जो एक्सपोर्टर है उसकी खुद की एक कॉपी बनेगी। सो दीज आर द 5 कॉपी। सो अगर आपकी जो अलग अलग टाइप्स देखे, ठीक है, तो यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। हमने ये बोला कि आप किसी भी टाइप का शिपिंग बिल बना लो, लेकिन वो बनेगा कितनी कॉपीज में, तो भाई वो बनेगा 5 कॉपीज में। भाई अभी कौन से अलग अलग तरीके के शिपिंग बिल है, चलो एक बार वो देख लेते हैं। अगर आप अगर आपका एक्सपोर्ट और आपका ट्रेड कोई किसी भी तरीके की ड्यूटी में नहीं आता, तो फ्री में हो रहा है, तो आपको फ्री शिपिंग बिल फाइल करना है, ठीक है। किसी भी तरीके की ड्यूटी अगर भरनी ही नहीं है, तो ड्यूटी ड्रॉबैक का तो सवाल ही नहीं रहा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपको ड्यूटी भरनी है, ठीक है, आपको ड्यूटी तो भरनी है भाई, लेकिन जो ड्यूटी ड्रॉबैक है वो मे और मे नॉट वाली चीज है, मिलेगा नहीं मिलेगा अभी कोई पता नहीं है, तो उस चीज में आपको ड्यूटीएबल शिपिंग बिल फाइल करना है, ठीक है। सो हमने क्या देखा, सबसे पहला जो शिपिंग बिल था, सॉरी, जो सबसे पहला शिपिंग बिल था, ठीक है, उस शिपिंग बिल में हमने जो देखा था उसमें ऐसा था कि अगर ड्यूटी लगती है तो आपको भरनी है, अगर ड्यूटी नहीं लगती है तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो ये हो गया आपका सबसे पहला फ्री। सेकंड में देखा ड्यूटीएबल, और तीसरा आपको ड्यूटी लगती है, ठीक है, लेकिन ड्यूटी वापस मिलने वाली है, तो ड्यूटी ड्रॉबैक शिपिंग बिल यूज होगा, ठीक है। चौथा था उसको बोलते हैं एक्स बॉन्ड, ठीक है, एक्स बॉन्ड शिपिंग बिल। ये जनरली इंपोर्टर्स के लिए ज्यादा यूज होता है, ठीक है। जहाँ पे इंपोर्टर सामान लाता है तो कुछ सामान अगर बॉन्डेड वेयरहाउस में रखता है, ठीक है, अगर बॉन्डेड वेयरहाउस में रखता है तो उसके लिए यूज होगा एक्सपोर्ट। पांचवा जो बिल है शिपिंग बिल, उसको बोलते हैं कोस्टल शिपिंग बिल। क्या बोलते हैं उसको, कोस्टल शिपिंग बिल। इसमें मान लो कि आप सपोज यहाँ से निकले गुजरात से होते हुए, ठीक है, और चेन्नई भी जाना है आपको, तो आप यहाँ से निकलोगे, यहाँ चेन्नई और ये सारी चीजों में घूमते हुए जाओगे, या यहाँ पे या कोलकाता साइड कहीं पे भी आपको जाना है, या मार्म गोवा होके जाते हो, ठीक है, या मुंबई होके जाते हो। तो अगर मान लो कि आप एक से दो जगह पे, ठीक है, या मार्म गोवा से मुंद्रा होके या मार्म गोवा से सपोज इस साइड होते हुए जा रहे हो, विशाखापट्टनम होते हुए, अगर दो जगह पे जा रहे हो, सो यू नीड नॉट टू फाइल टू शिपिंग बिल्स। आपको दो अलग अलग शिपिंग बिल फाइल करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही कोस्टल शिपिंग बिल फाइल कर दो, जिसमें आपको दोनों पोर्ट के ऊपर सारे परमिशंस अलाउड होंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि भाई दोनों पोर्ट एक ही मतलब सेम कंट्री के होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका शिपिंग बिल। उसके बाद जो हमने डॉक्यूमेंट देखा था, वो डॉक्यूमेंट था मेट रिसिप्ट, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट था मेट रिसिप्ट। सो हमें मेट रिसिप्ट क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई तीसरा डॉक्यूमेंट जो हमने देखा था दैट इज मेट रिसिप्ट, ओके। सो मेट रिसिप्ट क्या है, तो भाई मेट रिसिप्ट इज इश्यूड बाय मेट ऑफ अ कैप्टन, मेट ऑफ अ कैप्टन। ये इसका मेट इशू करता है। ये दो तरीके की होंगी, प्लेन होगी और एक होगा क्वालिफाइड, एक होगा क्वालिफाइड। इसमें कोई एडवर्स रिमार्क्स नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। तो ही विल चेक द क्वालिटी ऑफ अ कंटेनर, पैकिंग सही से हुआ है, पैकिंग सही से नहीं हुआ है, कोई डैमेज नहीं है, ब्रोकेज नहीं है, ठीक है, कोई लीकेज नहीं है, तो दैट विल बी द प्रोसीजर टेकन केयर बाय द मेट ऑफ अ कैप्टन, मेट ऑफ अ शिप, ओके। सो दूसरा होता है क्वालिफाइड, ठीक है, इसमें रहेगा एडवर्स रिमार्क। ये अच्छा नहीं है, ये सजेस्टेड नहीं है। अगर आपको एडवर्स रिमार्क्स मिलती है तो बेटर है कि उसमें जो भी खामियां लिखी गई है उसको रिमूव करो और क्लीन मेट रिसिप्ट लेने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद चौथा डॉक्यूमेंट जो हमने देखा था दैट इज कार्ड टिकट। तो ये एक तरीके का गेट पास है, आपको गेट के अंदर एंट्री करने के लिए। ये आपका ड्राइवर, जनरली जो व्हीकल का ड्राइवर होता है,
वो व्हीकल का ड्राइवर इसको लेके चलता है, जिसमें बेसिक इंफॉर्मेशन होती है कंटेनर क्या है। उसके बाद हमने देखा था सर्टिफिकेट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। तो ये जनरली जो ये मेजरमेंट वाली चीज है, ये मेजरमेंट के ऊपर से ये लोग फ्रेट कैलकुलेशन करते हैं कि भाई किराया कितना लगने वाला है, ठीक है। तो ये एक सबसे अहम चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अभी ये तो अब तक तो कोई इतना ज्यादा है नहीं कि जिसमें आपको कंफ्यूजन हुई हो, अभी हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सर्टिफिकेट ऑफ मेजरमेंट। अभी जो सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है जो इसमें बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है, वो सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है बीएल, जिसको बोलते हैं बिल ऑफ लेडिंग, ठीक है। सो बिल ऑफ लेडिंग 2 कॉपीज में बनता है, डिटेल में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जस्ट क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ये दोनों कॉपीज आपको टाइटल ऑफ ट्रांसफर ऑफ गुड्स के बारे में है। सेकेंड चीज, ये नॉन नेगोशिएबल है, ये ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट है, ये है नॉन नेगोशिएबल लेकिन ये ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट है। इसको समझना है तो चेक इज द बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। सो ये एक हो गया बिल ऑफ लेडिंग, ठीक है। बिल ऑफ लेडिंग भी अलग अलग तरीके के होते हैं, करीबन 6 तरीके के 10 तरीके के बीएल है। हम लोग ज्यादातर जो बीएल यूज करेंगे दैट इज ट्रांसशिपमेंट, ठीक है। ये ट्रांसशिपमेंट कब यूज होता है, जब आप मल्टी मॉडल में जा रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की यूज कर रहे हो, बहुत ज्यादा मतलब एक से ज्यादा अगर मोड यूज कर रहे हो तब होगा ट्रांसशिपमेंट, ठीक है। तो ये समझने की कोशिश करना कि ये बीएल बहुत काम की चीज है, ठीक है। सो ये अब तक हमने जो देखे थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे कि जो शिपमेंट के साथ जुड़े हुए। बट एक चीज थी जो आपको ध्यान में रखनी थी कि भाई ये जो शिपमेंट है अगर वो बाय सी होता है या हम लोग उसको बोलते हैं ओशन, ठीक है, तो ये यूज होगा बीएल। लेकिन अगर बाय एयर जाता है तो ये बीएल बन जाता है एयरवे बिल, लेकिन ये नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट, ठीक है। वो नॉन नेगोशिएबल था, ये नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट, दिस इज द डिफरेंस। ओके, सो क्लियर। ये हो गया आपका एक और डॉक्यूमेंट, ठीक है। अभी हम लोग जो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है, जो एजेंडा है, रिवीजन तो हो गया, बट ठीक है। आज जो हम लोग तीसरे पार्ट में सबसे अहम चीज जो देखने जा रहे हैं दैट इज इन पार्ट नंबर 3। सो डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट 3 में आज हम वो डॉक्यूमेंट्स देखने जा रहे हैं जो डॉक्यूमेंट्स पेमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो पेमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो अभी एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी हम जो ये डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स की हम लोग सिर्फ अभी डेफिनेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग डेफिनेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं। डिटेल में हम इसको लेटर ऑन देखेंगे जब पेमेंट्स की बात आएगी। अभी सिर्फ इतना समझ के चलो कि भाई हाँ ये जो डॉक्यूमेंट है उसका बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो पेमेंट के साथ जुड़े हुए हैं उसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट है एलसी, मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हम लोग बार बार यूज करेंगे। आगे के सेशंस में भी आप बार बार देखोगे कि भाई हाँ ये क्या है और किस तरीके से है, ठीक है, ये काम कैसे करेगा, और ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सो लेटर ऑफ क्रेडिट का एक सिंपल सा डेफिनेशन समझ लो। सो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहाँ पे जहाँ पे इंपोर्टर की बैंक और इंपोर्टर की बैंक आपको पेमेंट की गारंटी दे रही है। जनरली होता क्या है भाई, तो भाई एक्सपोर्टर जो सामान बेचता है इंपोर्टर को, तो एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी होती है सामान बेचने की और इंपोर्टर की जिम्मेदारी होती है पेमेंट करने की, ठीक है। तो ये बेसिक साइकिल है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो एलसी है उसमें क्लियरली मेंशन, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पेमेंट इंपोर्टर नहीं देगा लेकिन इंपोर्टर की बैंक पेमेंट करेगी। ध्यान से सुनिएगा क्यों क्या, हम लोग इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पेमेंट कौन करेगा, इंपोर्टर की बैंक करेगी पेमेंट, ठीक है। ओके, आगे हम लोग इसका पूरा मैकेनिज्म देखेंगे। ओके, इसमें है ना कुछ प्री डिफाइंड कंडीशंस होती हैं। क्या होती हैं, प्री डिफाइंड कंडीशंस होती हैं। सो भाई कोई भी पेमेंट अगर बैंक के थ्रू होता है, सो प्री डिफाइंड कंडीशंस में इंपोर्टर अपने हिसाब से थोड़ी बहुत रूल्स को वो अपने हिसाब से बना के दे देता है, ठीक है। चलो एक बार डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये है क्या।
सो देखो यहाँ पे एक है एक्सपोर्टर, ठीक है। अभी एक्सपोर्टर को सबसे ज्यादा टेंशन किस चीज की होती है कि साहब मेरा पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। इसको टेंशन होती है अपने पेमेंट की, ये बहुत ज्यादा टेंशन में है। आज सामने सेम एक बंदा खड़ा है जो होता है इंपोर्टर, इसको भी टेंशन होती है, लेकिन इसको टेंशन होती है क्वालिटी की। किस चीज की? क्वालिटी की, कि भाई मैंने जो मंगाया है वो सही मायने में वही क्वालिटी वाली चीज आएगी कि नहीं आएगी। दोनों की और रिस्क फैक्टर तो है, दोनों की साइड से रिस्क फैक्टर है। तो ये रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो उसको बोलते हैं एलसी। तो एक सिंपल से लैंग्वेज में समझो, अभी जो हम लोग समझ रहे हैं वो सिंपल सा फंडा है कि भाई यहाँ पे क्या होता है कि भाई जो एक्सपोर्टर होता है वो सबसे पहले बोलता है कि मैं सामान भेजूंगा, ठीक है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गुड्स को भेजने की, ठीक है भाई, वो सामान भेजेगा। बदले में इंपोर्टर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनेगी? पेमेंट की, ठीक है। ये तो बेसिक साइकिल है। लेकिन कई बार कई केस में हमने देखा है कि भाई केस नंबर 1 ले लेते हैं पहले। तो पहले केस में क्या होता है कि भाई इंपोर्टर क्या करता है, इंपोर्टर सामान तो ले लेता है, उसका कस्टडी भी ले लेता है, ठीक है। सारी कस्टडी ले लेने के बाद इंपोर्टर अचानक से बोलता है फर्स्ट केस में क्या होता है, एक्सपोर्टर तो गुड्स बेच देता है, उसने अपने सारे गुड्स ऑलरेडी बेच दिए। इसको समझने के लिए मान लो कि बीएलवी उसने बेच दिया, सो इंपोर्टर ने उसकी कस्टडी ले ली। अभी इंपोर्टर को पेमेंट की जब बारी आती है तब इंपोर्टर बोलता है कि मेरे से पैसे दिए नहीं जाएंगे, ठीक है। एक ये भी हो सकता है, या तो मान लो कि कुछ कारणवश वो बैंकरप्ट हो गया, ठीक है, या कुछ कारणवश वो डिफॉल्टर बन गया। कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, जेन्युइन या फ्रॉड या जो भी समझ लो। अल्टीमेटली हमारा कंसर्न क्या है कि पेमेंट रुक जाता है। दूसरा केस ये भी होता है कि भाई जो सामान जाता है उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है। अभी पेमेंट अगर ये बंदा कर देता है सही से, अच्छा वाला बंदा है, उसने पेमेंट कर दिया और बाद में पता चला कि यार सामान तो पहले वाले बक्से में तो अच्छा था, दूसरे बक्से में अच्छा था, बट एज एंड व्हेन उसको जरूरत के हिसाब से जब वो चौथे पांचवे या लास्ट बक्से में पहुंचता है तब पता चलता है कि वो यहाँ तो आगे के सारे बक्से में प्रॉब्लम हो गई। तो सेकेंड केस में ऐसा भी हो सकता है कि भाई हर बार ये नहीं होता कि इंपोर्टर ही पेमेंट में प्रॉब्लम्स करता है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि एक्सपोर्टर भी गलत गलत सलत सामान भेज देता है। 1000 पैकेट्स होते हैं, उसमें से पॉसिबल है कि 500 अच्छे भेज दिए, 200 मीडियम क्वालिटी के भेज दिए और 300 में कोई ले मतलब बिल्कुल ही घटिया क्वालिटी का माल भेज दिया। तो ऐसी चीजें हो सकती है। सो दोनों को विन विन सिचुएशन में जाना है, ये दोनों रिस्क है जो यहाँ इन्वॉल्व है। सो अगर दोनों को विन विन सिचुएशन में जाना है तो कैसे करना है? तो भाई इन्होंने बोला कि एक काम करो यार, पेमेंट के लिए किसी थर्ड पार्टी को बुला लो। और सबको पता है कि भाई बैंक करप्सी या जो फ्रॉड होने के चांसेस है, ठीक है, वो एक इंडिविजुअल की ओर से, ध्यान से देखिएगा, एक इंडिविजुअल की ओर से होने के ज्यादा चांसेस है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक्सपोर्टर की कंपनी एक इंडिविजुअल है, लेकिन जनरली क्या होता है कि यहाँ से होने के चांसेस ज्यादा है, बैंक करप्सी यहाँ होने की चांसेस ज्यादा है। लेकिन अगर मान लो कि हम पूरे ट्रांजेक्शन में जो सबसे ट्रस्ट वर्दी सोर्स है एंड दैट इज बैंक। सो अगर हम लोग ये पूरे पेमेंट और गुड्स वाली जो साइकिल है उसमें कहीं ना कहीं बैंक को इन्वॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि अगर बैंक बोलता है कि नहीं मैं इसकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ और हम लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, तो क्या होता है कि एक ट्रस्ट फैक्टर अपने आप बन जाता है। सबसे पहली चीज ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली चीज क्या बन जाता है अपने आप? तो एक ट्रस्ट बन जाता है इन लोगों को, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को, कि चलो भाई बैंक इन्वॉल्व है। उसमें भी अगर सोने पे सुहागा बैंक बोल देता है कि एक्सपोर्टर को साथ टेंशन ना लो, मैं आपके पेमेंट की जिम्मेदारी लेता हूँ, तो एक्सपोर्टर की तो भाई चांदी चांदी हो गई, तो उसका तो रिस्क एकदम से जीरो हो गया। ध्यान से देखिएगा, अगर बैंक एक ट्रस्टवर्दी सोर्स है, वो बोल देता है कि भाई आपका पेमेंट इंपोर्टर दे ना दे वो अलग की चीज है, वो मैं देख लूंगा, लेकिन आपको आपका पेमेंट मेरी ओर से मिल जाएगा अगर आपने जो चीज बोली है वही चीज अगर आप वहां से भेजते हो, वही चीज अगर इंपोर्टर लेता है जो आपने प्रॉमिस किया था, तो फिर हम आपको पेमेंट जरूर दिलवा देंगे, ठीक है। सो ये एक सबसे अहम चीज है जो ये इसका जो एलसी है इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी यही है। अभी सवाल यही है
कि भाई बैंक इन्वॉल्व हो गया, ट्रस्ट हो गया, पेमेंट की गारंटी हो गई और पेमेंट के साथ क्वालिटी भी हो गई, तो अल्टीमेटली जो दोनों का कंसर्न था तो वो तो सॉल्व हो गया। अभी सवाल यहाँ पे ये आया कि भाई हम लोग ये बार बार जितने भी सेशंस है, मतलब ये जो दोनों पार्ट है, उसमें अगर आपने गौर से सुना होगा कि पार्ट 1 में मैंने क्लियरली बोला था कि भाई किसी भी चीज का प्रूफ क्या है, प्रमाण क्या है कि आपने वो कार्य कंप्लीट किया है, तो उस चीज का प्रूफ है डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में। उसके साथ साथ बहुत और भी चीजें जुड़ी हुई है, जैसे और भी ऑर्गेनाइजेशन है, कस्टम्स वाले जुड़े हैं, शिपिंग वाले इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और बैंक खुद कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे बैंक ने बोला कि हम पेमेंट की गारंटी और ये सारी चीजें, ये जितना भी मैंने डिस्कस किया वो सब करेंगे, लेकिन वो करने के लिए हमें जो चाहिए वो होगा डॉक्यूमेंट्स। तो पूरा जो एलसी होगा, उसका पूरा जो ये एलसी है, उसका मैकेनिज्म और उसका सक्सेस कंप्लीटली डिपेंड करता है डॉक्यूमेंट्स के सेट पर, ठीक है, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर कोई बंदा, मतलब एक्सपोर्टर, अपने डॉक्यूमेंट्स में गलती करता है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन में गलती करता है, तो समझ लीजिएगा कि उसका पेमेंट बैंक की ओर से आने में भी देरी होगी। चलो ये जितना भी मैंने बोल दिया कि बैंक गारंटी लेती है, तो वो किस तरीके से लेती है, चलो एक बार और देख लेते हैं। तो भाई सिंपल सा साइकिल है, एक एक्सपोर्टर है और एक इंपोर्टर है, ठीक है। ये दोनों सबसे अहम चीज है। अभी सबको पता है कि दोनों के अपने अपनी बैंक्स में अकाउंट होंगे, तो ये बन जाता है एक्सपोर्टर का बैंक, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपोर्टर्स बैंक। सेम वे इंपोर्टर का भी तो एक अकाउंट होगा अपनी कंट्री में, ठीक है, सो इंपोर्टर्स बैंक। ये तो काफी नॉर्मल है। तो दोनों के क्या होते हैं, दोनों के अपनी अपनी बैंक्स में अकाउंट्स होते हैं। अभी देखो इसमें समझने की कोशिश करो, मेरा अकाउंट सालों से मेरी बैंक में है, तो मेरी बैंक मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस को अच्छे से जानती है। तो यहाँ पे ऐसा है ही नहीं कि एक्सपोर्टर के बारे में बैंक को नहीं पता, इंपोर्टर के बारे में इंपोर्टर को नहीं पता, दोनों के बारे में उनकी दोनों बैंक को कंप्लीट ए से लेके जेड तक की सारी इंफॉर्मेशन पता होती है, ठीक है, ए से लेके जेड तक की सारी इंफॉर्मेशन पता होती है। तो ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो एक्सपोर्टर होता है, सबसे पहले वो अग्रीमेंट करता है, ठीक है। अभी अग्रीमेंट के हिसाब से देखने की कोशिश करो, तो भी क्या होता है कि एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। उस कॉन्ट्रैक्ट में इनिशियली, ठीक है, इनिशियली बोल दिया गया कि हम पेमेंट करेंगे एलसी से, ये फाइनल है। तभी जैसे ही इन्होंने बोला एलसी, मतलब आप बाय एंड लार्ज समझ लो कि एलसी मतलब कंफर्म पेमेंट। क्या बोलते हैं उसको, कंफर्म पेमेंट। सो एलसी हो गया, तो एक्सपोर्टर ने बोल दिया कि चलो भाई एलसी है, कंफर्म पेमेंट आने वाली है, तो बिना सोचे समझिए, बिना कोई टेंशन लिए, बिना कोई दिमाग में गलत सलत आइडिया डाले, वो सबसे पहले क्या करता है, अपने सामान का प्रोडक्शन चालू कर देता है, सामान का प्रोडक्शन चालू कर देता है विदाउट थिंकिंग टू मच, ठीक है। अभी उसने तो बनाना स्टार्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है एलसी के हिसाब से पेमेंट होगा, तो पेमेंट करना तो इंपोर्टर को है, तो इंपोर्टर से सबसे पहली प्रोसेस चालू होगी। तो फर्स्ट स्टेप जो है उसमें ये है कि इंपोर्टर, देखना फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इंपोर्टर अपनी बैंक को बोलेगा कि मेरे लिए आप एक्सपोर्टर के नाम से एक लेटर ऑफ क्रेडिट, किसके नाम से, एक्सपोर्टर के नाम से एक एलसी बनाइए। अभी आपने को मैंने क्लियरली बताया, एलसी मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है, और उसका मतलब भी होता है कंफर्म पेमेंट, ठीक है, उसका मतलब भी होता है कंफर्म पेमेंट। जस्ट अ सेकेंड, और दूसरी चीज समझ लिए, इसमें क्या है, ये वर्ड जो बनता है दिस इज लेटर, ठीक है, सेकेंड इज ऑफ एंड थर्ड वन इज क्रेडिट। अब सबको पता है, हम जो यहाँ पढ़ाई मतलब जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज को अच्छे से समझिएगा कि व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट, एक सिंपल नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में, कुछ ज्यादा अपने को मतलब मैकेनिज्म समझने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा लेटर, अभी देखो लेटर जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो किस फॉर्म में होगा, रिटन फॉर्म में होगा।
सो अगर लीगल डेफिनेशन से समझने की कोशिश करोगे तो ये हो गई लिखाई, ठीक है। सो लीगल में एक बार जो लिखाई है उसका वेटेज ज्यादा होता है, ठीक है। तो आप अगर कहीं पे जाके किसी भी जुरिडिक्शन में या किसी भी लीगल सिस्टम में जाके इसको रिप्रेजेंट करते हो तो इसको ज्यादा वेटेज मिलता है, इसको ज्यादा रेफरेंस मिलता है, ठीक है। सो एक लेटर है, मतलब एक रिटन डॉक्यूमेंट है। क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है। किस चीज का? तो भाई क्रेडिट का। अब सिंपल सा मतलब समझ लो, क्रेडिट मतलब आप इसमें टाइम एलिमेंट डाल रहे हो। क्या डाल रहे हो? एक टाइम एलिमेंट। टाइम एलिमेंट का मतलब समझना, यहाँ जरूरी नहीं है, मतलब समझने की कोशिश करना, इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग 90 डेज के लिए क्रेडिट दे रहे हैं या 30 डेज के लिए क्रेडिट दे रहे हैं या 20 डेज के लिए क्रेडिट दे रहे हैं। वो सारे क्लॉज हैं यहाँ पे, लेकिन लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करना कि यहाँ टाइम को एज अ क्लॉज इन्होंने डाला हुआ है। तो इसमें क्या होगा कि एक लेटर इश्यू करेगा। अब मैं क्यों ये समझा रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ समझ लो, जैसे ही ये इसको एलसी देने की इन्होंने बात कर ली कि आपको एलसी से हम लोग पेमेंट करेगा, ठीक है। इंपोर्टर एक्सपोर्टर खुश हो जाता है और बोलता है कि सबसे पहले मुझे एलसी दे दो। सो मान लो कि ये 1 जनवरी को ये प्रोसेस स्टार्ट हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1 जनवरी 2020 को, और उसके पास एलसी मान के चलिए कि मैक्स टू मैक्स 10 जनवरी तक एलसी आ गया। जैसे ही एलसी आ गया तो ये एडवांस में एलसी आ गया, पेमेंट की बात तो अभी कहीं हुई नहीं है, अभी सिर्फ एलसी आया है। इसलिए मैंने बोला कि यहाँ आप समझने की कोशिश करो कि क्या इन्वॉल्व है। तो भाई एलसी पहले पहुंचता है, मतलब एक लेटर जो पेमेंट के रिगार्डिंग है वो एक्सपोर्टर के पास पहले पहुंचता है, उसके बाद एक्चुअल पेमेंट होता है। सो फॉर अ वाइल इट माइट पॉसिबल कि 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 6, डिपेंड करता है दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है और कितने टाइम के बाद एक्सपोर्टर के प्रीमाइसिस से इंपोर्टर के प्रीमाइसिस में पहुंचता है, उतने दिन, ठीक है। इतना मैक्सिमम मान के चलो, उतने दिन तक की तो अभी पेमेंट हुई नहीं ना। सो शॉर्टर टाइम के लिए, तो ये क्रेडिट का मतलब कुछ इस तरीके से है कि एक रिटन डॉक्यूमेंट जो क्रेडिट, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। कितनी? भाई मैक्सिमम एक बार आपका ऑन बोर्ड हो गया, समझने की कोशिश करो, ऑन बोर्ड हो गया मतलब शिप के ऊपर चढ़ गया, आपका बीएल आ गया, बीएल लेते लेते मान लो कि आपने लगना है 1 फरवरी, ठीक है। तो उस हिसाब से 10 जनवरी पे उसको कॉन्ट्रैक्ट एलसी की कॉपी मिली थी, 1 महीने के अंदर 20 दिन में उसने सामान बना के शिप कर दिया, बीएल हो गया, अभी सामान पहुंचा नहीं है, लेकिन इतने दिन तो लगे ना, उतने दिन तक तो उसके पास पेमेंट नहीं है, तो उतने दिन की क्रेडिट, मतलब इतने दिन का क्रेडिट का जिम्मेदारी कौन लेता है? तो भाई एक लेटर देता है। इसीलिए इसको समझने की कोशिश करो कि व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट। सो भाई लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब एक रिटन डॉक्यूमेंट जो थोड़े से शॉर्ट टाइम का आपको क्रेडिट का कंफर्मेशन देता है, लेकिन देने वाला कौन है? तो भाई बैंक है, ठीक है। सो इससे ज्यादा सुरक्षित क्या चाहिए? आप इंपोर्टर को थोड़ी क्रेडिट दे रहे हो, इंपोर्टर भी खुश है, बैंक इन्वॉल्व है, तो इसीलिए समझने की कोशिश करो इसको लेटर ऑफ क्रेडिट क्यों बोलते हैं। दिस इज व्हाई इट इज नोन एज लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। चलो वापस आ जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, इंपोर्टर जो होता है वो अपनी बैंक में जाता है। कहाँ जाता है? वो अपनी बैंक में जाता है और अपनी बैंक को रिक्वेस्ट करता है कि सर आप एक्सपोर्टर के नाम से एक लेटर ऑफ क्रेडिट बना दीजिए, ठीक है। आप क्या बना दीजिए? लेटर ऑफ क्रेडिट। तुरंत ही इंपोर्टर की बैंक तुरंत बना के नहीं दे देती, वो देखती है किसी के इंपोर्टर का फाइनेंशियल कैपेबिलिटी क्या है, वो कितने अमाउंट का आपको एलसी बनाने के लिए बोलता है, ये सारी चीजें हो गई, वो अभी बैंक के ऊपर छोड़ दो, बैंक अपने तरीके से देख लेगी। एक बार एलसी बन गया, तुरंत उसमें वो बेसिक चीजें क्या आएंगी? एक तो देखो अमाउंट पूछी जाएगी, मैं अभी बेसिक बता रहा हूँ। उसके बाद कौन एक्सपोर्टर है उसकी डिटेल पूछी जाएगी। उसके बाद एक्सपोर्टर की बैंक की डिटेल्स भी मेंशन की जाएगी, ठीक है। बाकी बहुत सारे क्लॉज है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, बट अभी छोड़ दो, ठीक है। सो ये सारी चीजें पूछी जाएगी, इससे इंपोर्टर को पता, इंपोर्टर की बैंक को पता चल जाएगा कि भाई ओके ठीक है कहाँ पे है। तो तुरंत सेकंड स्टेप में ये एलसी भेज दिया जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तुरंत एक्सपोर्टर्स की बैंक जो है वो एक्सपोर्टर को नोटिफाई कर देती है कि भाई आपके नाम से एलसी आ गया। मान लो ये 10 तारीख को आ गया एलसी, फर्स्ट को ये
कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इसको भी थोड़ा 10 दिन का टाइम चाहिए बनाने के लिए। सो ये हो गया तीसरा स्टेप। क्लियर? सो यहाँ क्या होता है कि एक्सपोर्टर के पास आ गया। अभी देखो ये पेमेंट से जुड़ी हुई चीज है, किसके साथ जुड़ी हुई चीज है, ये पेमेंट के साथ जुड़ी हुई चीज है। तो ये एलसी में बहुत सारी कंडीशंस है, मैंने पहले भी बोला था कि प्री कंडीशंस मेंशन की हुई होती है। उस प्री कंडीशंस में से इंपोर्टर अपने हिसाब से अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कुछ कंडीशंस क्लिक करता है। तो ये सब क्लिक करने के बाद एक्सपोर्टर के पास पहुंचता है, जिसको अल्टीमेटली पैसा लेना है। तो एक्सपोर्टर उसको चेक करता है, एक बार क्या करता है एक्सपोर्टर, उसको एक बार चेक करता है कि भाई जो सारी चीजें यहाँ मेंशन की गई थी और की गई है वो मेरे से फुलफिल होगी। ठीक है, एक बार ये सारी चीजें चेक हो गई, एवरीथिंग इज ओके, सो वो मैसेज पास ऑन हो जाता है कि चलो एलसी इज एक्सेप्टेड। ध्यान से रुकिएगा, एलसी इज एक्सेप्टेड बाय एक्सपोर्टर, नाउ दिस टास्क इज ओवर। ओके, उसके बाद चौथा स्टेप जो होता है वो होता है गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करके उसको डिस्पैच कर देना। किसके लिए? इंपोर्टर के लिए। तो फोर्थ स्टेप हो गया डिस्पैचिंग। अब जैसे ही ये यहाँ से डिस्पैच हो जाता है, मान के चलिए कि लास्ट का सबसे लास्ट वाला डॉक्यूमेंट उसको मिलेगा, दैट इज बीएल, जो शिपिंग कंपनी दे देगी ऑन बोर्ड गुड्स हो जाने के बाद। ठीक है, उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जीआर फॉर्म वाली जो चीज है वो तो शिपिंग बिल के साथ ही हो जाएंगी। तो ये जो चीजें हैं ये कर लिया। अभी ध्यान से सुनिएगा, अभी सारे डॉक्यूमेंट्स किसके पास है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है कि हाँ भाई ये इस तरीके से जाएगा, ये होने वाला है। ठीक है, सो अभी एक्सपोर्टर अपना सारा डॉक्यूमेंट्स, एक्सपोर्टर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके आता है अपनी बैंक के पास। ठीक है, और यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, क्या करेगा? सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसको सबमिट करेगा? बैंक को सबमिट करेगा। क्लियर? सो ये हो गया सबमिशन। हम लोग पहले सबमिशन कर लेते हैं, फिर पेमेंट के लिए जाते हैं। सेम वे ये जो सारे ओरिजिनल, ध्यान से सुनिएगा, ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं। ठीक है, सामान तो अभी मान के चलो कि भाई अपने पोर्ट से निकला हुआ है, 3-4 दिन हुए होंगे अभी तो, और हमने सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक में जमा कर दिए। ठीक है, सेम वे एक्सपोर्टर्स बैंक के पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे, वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो इंपोर्टर की बैंक को भेजता है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अभी किसके पास आ गए? इंपोर्टर्स की बैंक के पास आ गए, और यहाँ आके रुके हुए। ठीक है, इस दौरान ये चीज समझने की कोशिश करिएगा कि भाई जब डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, जब हम लोग डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हैं, क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट को जब हम लोग सबमिट करते हैं, तब सबसे अहम चीज जो है वो होती है कि भाई पेमेंट। तो एक्सपोर्टर अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपनी बैंक को दे देता है, तुरंत बैंक अपना पेमेंट एक्सपोर्टर को ट्रांसफर कर देता है। सेम वे डॉक्यूमेंट्स दिए, पेमेंट रिसीव। यहाँ पे भी ऐसा है कि जब ये डॉक्यूमेंट ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, जैसे ये डॉक्यूमेंट ट्रांसफर होते हैं, यहाँ से पेमेंट निकल जाता है और यहाँ। सो अल्टीमेटली सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आफ्टर, जो देखो 3 दिन में सामान यहाँ था, कम से कम ये जो 10 दिन और बढ़े, यहाँ से लेके मान के चलो कि भाई अभी 12 दिन हुए। ठीक है, 12 दिन हो गए यहाँ पे, 12 डेज, और सामान यहाँ पहुंचा है। यहाँ कस्टम तक पहुंचने में उसको कम से कम और मान के चलो कि 15 से 20 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 15 से 20 डेज। सो 12 दिन पे सारे डॉक्यूमेंट्स किसके पास आ गए? सारे डॉक्यूमेंट्स इसके पास आ गए, इंपोर्टर की बैंक के पास। ओके, एक चीज याद रखिएगा, चलो, कि यहाँ पे कस्टडी अगर चाहिए आपको, आपका कंटेनर चाहिए, कंटेनर अगर आपको चाहिए तो आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, नहीं तो इंपोर्टर को कुछ नहीं मिलेगा। तो देखो एक्सपोर्टर को तो अपना पेमेंट मिल गया भाई, ठीक है, एक्सपोर्टर को अपना पेमेंट मिल गया, वो तो डॉक्यूमेंट्स देके फ्री हो गया। एक्सपोर्टर्स की बैंक ने भी क्या कर दिया? सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए। अभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इसके पास है। अभी आप याद करो कि एक्चुअल एग्रीमेंट किन दोनों के बीच में हुआ था? इन दोनों के बीच में हुआ था। तो इस भाई साहब ने क्या बोला था कि मेरे नाम, मेरे लिए एक एलसी बना के दो। इन्होंने एक्चुअल में पेमेंट नहीं किया था, एक्चुअल में इन्होंने पेमेंट नहीं किया था। तो अभी पेमेंट किसने कर दिया? तो भाई इंपोर्टर्स बैंक ने कर दिया।
सो अभी बैंक क्या बोलेगी कि बेटा तेरे को ये कस्टडी तो चाहिए ही चाहिए। सो अगर कस्टडी चाहिए तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। सो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हम आपको देते हैं, लेकिन सबसे पहले आप हमारा पेमेंट क्लियर करो। पेमेंट करने के बाद आपको आपका डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा। सो अल्टीमेटली इंपोर्टर की बैंक जो गारंटी देके एक्सपोर्टर को सेव कर दिया, सेम में इंपोर्टर की बैंक जब भी एलसी इशू करती है तो उसको पता होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट द एलसी इज, सो क्लियर। सो इंपोर्टर सबसे पहले जाता है इंपोर्टर की बैंक के पास, वहां जाके रिक्वेस्ट करता है कि मेरे ये एक एलसी बना दो। सब कुछ चेक हो, स्क्रूटिनिटी होने के बाद एलसी बनता है। वो एलसी घूम के जाता है एक्सपोर्टर के पास, एक्सपोर्टर उसको गुड्स को डिस्पैच करता है, सारे डॉक्यूमेंट सबमिशन पे पेमेंट, सबमिशन पेमेंट, एंड फाइनली दैट रीच टू द इंपोर्टर। इंपोर्टर और इंपोर्टर की बैंक के बीच में जो भी चीज होती है वो इस तरीके से होती है। एक सिंपल सा फंडा समझने की कोशिश करो। एलसी है ना, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये जो क्रेडिट कार्ड सिस्टम है वैसे काम करता है। देखो क्रेडिट कार्ड सिस्टम में क्या होता है कि भाई मान लो कि मैं हूं मिस्टर ए, मेरे पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है। अभी एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से मैं मान के चलो कि किसी मॉल में जाता हूँ, ठीक है, बिग बाजार में गया, वहां पे मुझे कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम पसंद है, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए मैंने बोला कि चलो मैं अपना क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ, ठीक है। तो मैंने अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया। अभी क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, ठीक है। जब मैं क्रेडिट कार्ड स्वाइप करता हूं तो इनिशियल जो पेमेंट होता है, इनिशियल पेमेंट जो बिग बाजार को जाना चाहिए वो कैसे जाता है? यूज कौन कर रहा है? तो भाई ए, लेकिन उसकी पेमेंट कौन करता है? तो पेमेंट कुछ इस तरीके से जाता है, वर्चुअल तो वर्चुअल, ठीक है, इस तरीके से पेमेंट जाता है। ओके, ये हो गया मेरा फर्स्ट डे का ट्रांजेक्शन। उस हिसाब से महीने के जो मेरे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो मान के चलो कि ये 100 रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ। सेम वे महीने के ऐसे मैंने 4 ट्रांजेक्शन और किए जिसकी टोटल अमाउंट होती है से फॉर एग्जाम्पल 250। सो टोटल हो गया 350। तो देखो मैंने एज ए ने एक महीने में जो भी शॉपिंग की उसमें से 350 रुपए तो मैंने अभी तक दिए नहीं है, ठीक है। मैं मंथ एंड में जब बैंक मेरे से मांगती है तब जाके मैं 350 रुपए भरता हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। सो तब तक के सारे पेमेंट्स तो कौन कर देता है मेरे बिहाफ पे? एक्सिस बैंक कर देती है। और बाद में मंथ एंड में मैं जाके एक्सिस बैंक को दे देता हूँ। हाँ, तो ये जो सर्विस है ये फ्री में नहीं आती ना, इसको यूज करने के वो लोग चार्जेस लेते हैं। तो सेम में यहाँ पे एलसी में क्या होता है कि भाई पार्टी ए है, वो बैंक को बोलती है कि मुझे एलसी दो, मैं ऑब्लिक में लिखता हूँ क्रेडिट कार्ड। हमने भी तो यही किया, क्रेडिट कार्ड दो, क्रेडिट कार्ड कहीं पे भी जाके स्वाइप करते हैं, हमारा पेमेंट हो गया। सो एलसी हो गया तो एटलीस्ट गुड्स डिस्पैच होते हैं, ठीक है, हमारे जो गुड्स डिस्पैच होते हैं उससे पहले का पेमेंट तो हो गया। सो एलसी एंड क्रेडिट कार्ड में इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि कोई ज्यादा अंतर है नहीं। क्लियर? सो दिस इज व्हाट एलसी इज, दिस जस्ट डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो पेमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो अभी हम लोग देखते हैं दूसरा डॉक्यूमेंट जो पेमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, और वो जनरली हम लोग यूज करते हैं, नॉर्मल डोमेस्टिक में भी ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो वो जो सेकंड डॉक्यूमेंट है जो हम लोग देखने जा रहे हैं उसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलते हैं उसको? बिल ऑफ एक्सचेंज। ध्यान से सुनिएगा, एज पर नेगोशिएटिंग एक्ट, नेगोशिएशन एक्ट 81, ठीक है, जो नेगोशिएशन एक्ट है 81 का, उसमें क्लियरली मेंशन है, उसमें क्लियरली मेंशन है कि बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब एक रिटन इंस्ट्रक्शंस। क्या? रिटन इंस्ट्रक्शंस। आप इसको ऑर्डर भी बोल सकते हो। एक ऑर्डर जो रिटन में है जिसमें क्लियरली लिखा है, किसने? बनाने वाले ने, ठीक है। जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है वो एक डायरेक्शन देता है, एक ऑर्डर देता है, किसको? अदर पार्टी जिसको पेमेंट करनी है उसको, कि भाई आपको इस ड्यू डेट पे इतना पेमेंट मुझे करना है। चलो एक सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो।
मैं अगर आपसे कोई सामान खरीद रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि सर एक बार मेरा सामान बिक जाने दो, जो पैसा आएगा उसके हिसाब से मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। मतलब मैं आपसे जब भी क्रेडिट की बात कर रहा हूँ, किस चीज की, क्रेडिट पीरियड की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं अपने पेमेंट के लिए आपसे ये बता रहा हूँ कि सर मुझे 90 दिन का टाइम दीजिए, 60 दिन का टाइम दे दीजिए, 30 दिन का टाइम दे दीजिए। तो अगर मैं किसी को 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन का टाइम दे रहा हूँ, मतलब कहीं ना कहीं इसमें रिस्क बहुत है। तो मुझे भी तो सेफ्टी चाहिए। उस सेफ्टी का नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। उस सेफ्टी का नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। सो बिल ऑफ एक्सचेंज किसको बोलते हैं? तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटन ऑर्डर है जो बनाने वाला सामने वाले को बोलता है। तो हमारे केस में क्या होगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सपोर्टर इंपोर्टर को बोलता है कि भाई ठीक है, अभी तू सामान की कस्टडी ले ले, लेकिन 30 दिन के बाद आपको मुझे इतना पेमेंट करना है। ठीक है, ये हो गया, ऑर्डर बन गया। अब ये ऑर्डर जाएगा इंपोर्टर के पास और इंपोर्टर उस पे सिग्नेचर करेगा। क्या करेगा? सिग्नेचर करेगा। मतलब देखो, एक रिटन डॉक्यूमेंट था जिसके ऊपर आप साइन करते हो, मतलब आप भी ने उसको एक्सेप्ट कर दिया। तो ये हो गया सेकेंड वे ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट। तो इसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। अभी देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज जो होते हैं उसमें दो एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है साइट और दूसरा होता है यूसेंस। साइट का मतलब होता है, एक होता है साइट और दूसरा होता है यूसेंस। ठीक है। साइट मतलब ऑन द स्पॉट। साइट मतलब ऑन द स्पॉट। वंस यू रिप्रेजेंट, क्या बोलते हैं, वंस यू रिप्रेजेंट दिस बिल ऑफ एक्सचेंज यू विल गेट द पेमेंट। एंड दूसरा होता है यूसेंस। उसमें क्या होता है कि क्रेडिट का टाइम आपको दिया जाता है। से फॉर एग्जाम्पल 30 days, 45 days, ठीक है, 40 days, 90 days, 60 days। वो होता है यूसेज। सो दिस इज व्हाट बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। सो ये भी बहुत काम की चीज है और बहुत इजी है। उसके बाद जो कहीं ना कहीं पेमेंट वाली जो टर्म है, जो ज्यादातर यूज नहीं होती, बट फिर भी एज अ डेफिनेशन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है ट्रस्ट रिसिप्ट। ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट इजी है, लेकिन इसको समझना भी उतना ही जरूरी है। ट्रस्ट रिसिप्ट। तो ट्रस्ट रिसिप्ट में क्या होता है कि आप समझ लो कि अगर आपने डीपी यूज किया है, ठीक है, डीपी मतलब डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट यूज किया है। आपने क्या यूज किया है? डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट यूज किया है। तो इन दैट केस अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट यूज किया है और मान लो कि कुछ कारणवश पेमेंट नहीं हो पा रहा है जब सामान वहां पहुंचता है, तो क्या होता है उस टाइम पे इंपोर्टर एक ट्रस्ट रिसिप्ट को एग्जीक्यूट करता है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने सामान आपको भेज दिया, हम दोनों के बीच में ऐसा था कि डॉक्यूमेंट्स पेमेंट करें, डॉक्यूमेंट्स हम लोग प्रेजेंट करेंगे, मुझे मेरा पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सा ये फंडा था। लेकिन जब ये बात आई कि डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेशन की बात है, और जब मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको प्रेजेंट तो कर दिए, लेकिन आपको पता था कि डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन के टाइम पे पेमेंट करना है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई आपकी बिजनेस साइकिल में कि जो आपने भी सोच के रखा था कि मैं कर दूंगा उस दिन पेमेंट, लेकिन आप पेमेंट अभी नहीं कर रहे हो और आपने प्रॉमिस किया था डीपी। तो क्या बोलेगा जो एक्सपोर्टर है, वो बोला कि नहीं यार अभी सामान नहीं दूंगा मैं आपको। इट डिपेंड्स, दोनों के रिलेशंस अच्छे होंगे तो दे भी दे देगा, लेकिन मान के चलो कि यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है। सो इस केस में इंपोर्टर एक ट्रस्ट रिसिप्ट, क्या बोलते हैं, ट्रस्ट रिसिप्ट एग्जीक्यूट करता है। सिंपल सा मतलब है भरोसा वाली चीज। तो इसमें क्या होता है कि इंपोर्टर जो है, ये सारी ट्रस्ट रिसिप्ट जो होती है उसके ऊपर से भरोसा, उसके बाद उसको कस्टडी मिल जाती है। इंपोर्टर सारे डॉक्यूमेंट्स के हिसाब को कलेक्ट करके उस चीज का बोलते हैं ना, कस्टडी अपने नाम से कर लेता है। एंड एज एंड व्हेन ट्रस्ट रिसिप्ट के रूल्स के हिसाब से जितने दिनों के बाद वो ज्यादा एक्सटेंशन उसने बोला है उस हिसाब से पेमेंट हो जाता है। ठीक है। चौथा है बैंक सर्टिफिकेट फॉर पेमेंट। इसमें भी सेम वे ऐसा ही है कि बैंक एक सर्टिफिकेट आपको देता है। चौथा जो डॉक्यूमेंट है दैट इज बैंक सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट। ठीक है। तो ये नेगोशिएटिंग बैंक इसको इश्यू करती है। ठीक है, जिसमें शिपमेंट के नेगोशिएशन हुआ है, जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स है, वो सारी चीजें इंपोर्टर के लिए हो जाती हैं। इसमें क्या लिखा है कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हुआ है
और बाकी की सारी बेसिक डिटेल्स भी होती है। तो एक तरीके का गारंटी, एक तरीके का आपका प्रूफ है कि भाई ठीक है यार, दोनों के बीच में ये हुआ है, और ये बैंक आपको सर्टिफाई करती है कि आपका ये पेमेंट कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, सो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से काम करेंगे। ठीक है, सो यहाँ हम लोग